औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर की क्लास है हमारी और चैप्टर नंबर 16 हम कर रहे हैं जिसका नाम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है। और आज हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। लीस्ट स्क्वेयर मेथड बेसिकली दो टाइप्स पर मुश्तमिल है, एक है स्ट्रेट लाइन पर और एक है सेकंड डिग्री कर्व। आज हम स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले एक या दो लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का बी पार्ट करेंगे। इससे पहले हस्ब मामूल हम अपनी लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है हमारी रिज़्क़ के लिए कि हम अपने रब से रिज़्क़ कैसे मांगे। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न, ऐ हमारे रब हम सब को अता कर रिज़्क़। कैसा रिज़्क़ हो? रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक। ऐ हमारे रब हमारे रिज़्क़ में ये 5 खूबियाँ हों। नंबर 1 हलाल, नंबर 2 तय्यब, एक तो हलाल हो और दूसरा पाक हो, मुबारकन वो मुबारक हो, इसके साथ साथ वासियन वसी हो। और एक खूबी जो इन सब पर हैवी है वो खूबी ये है कि ए अल्लाह मिन इंदिक, डायरेक्ट अपनी जनाब से अता कर, बीच में कोई वसीला ना डाल। हमें रिज़्क़ अता कर तो हमें डायरेक्ट तो अता कर, आमीन। इस दुआ के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिटरमाइन द लीनियर ट्रेंड। वैसे तो ऊपर लिखा हुआ टेबल से पहले गिवन द फॉलोइंग टाइम सीरीज़, आपको नीचे टाइम सीरीज़ दे दिया गया है। आपने मालूम क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका आई थिंक बी पार्ट है जी। सवाल कुछ इस अंदाज में पूछा हुआ है, डिटरमाइन द linear trend using least square method by taking the, ये बहुत अहम पॉइंट है, ओरिजिन एट द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड estimate the value for the year 1978। ये है जनाब सवाल। सबसे पहला काम हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, ईयर्स। अच्छा, जब लीस्ट स्क्वेयर की बात पूछी जाए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे वो सेकंड डिग्री कर्व हो, दोनों सूरतों में लाइन नहीं छोड़ेंगे। सिंपल काम है, यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी। ईयर्स गिवन है 1968 से, तो हम लिख लेते हैं जनाब
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1 2 3 4 5 और 6 और ठीक है 6 तक है। वैल्यूज़ उसे हम y रिप्रेजेंट करते हैं, y से। वैल्यूज़ हमारे पास है जनाब 3, 4, 6, 8, 7, 7, 10, 13 एंड 12। इसके बाद आपने एक कॉलम तो x का बनाना है, x के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, x स्क्वायर की, और एक कॉलम मज़ीद आपने एक्स वाई, और लास्ट में कॉलम बनेगा ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ ठीक होगी जनाब। आसान है सवाल ये। जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर 14 किया हुआ है उन बच्चों के लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन समझना, लीस्ट स्क्वायर का भी, और लीस्ट स्क्वायर के बाद जो दूसरा क्वेश्चन है सेकंड डिग्री कर्व वो भी। अब आपने करना क्या है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। x क्या है जनाब आपके पास, x आपको कहा जा रहा है कि ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन एट द बिगिनिंग पीरियड, यानी कि 1960 एज द ओरिजिन। इट इज़ डिनोटेड बाय टाइम पीरियड t। तो आपने x की वैल्यूज़ कैसे बनानी है, x की वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जो t की पहली वैल्यू है, इट्स मीन 1968, उसमें से उसका ओरिजिन माइनस करना है। ओरिजिन भी 1968 है, 1968। अगर वो कहता है 1970 एट द ओरिजिन, तो फिर आपने यहाँ पे 1970 को माइनस करना था इन सब में से। अगर 1972 एज द ओरिजिन, तो फिर 1968 माइनस 1972, और इसी तरीके से ये कंप्लीट, जिसको वो ओरिजिन कहेगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। अब 1968 में से जब 1968 को ही माइनस करते हैं तो जवाब आ जाएगा 0। 1969 माइनस 1968, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साथ ही इनका स्क्वायर ले लेते हैं 0। 1 का स्क्वायर सब बच्चों को मालूम है 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49 और 64। इसी तरीके से आगे आपने क्या करना है जनाब, x, y इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है, 1968 जी 64 मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल, ये तो 0 आ गया, यहाँ पर ये x है और ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 2s are 12, 8 3s are 24, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 10 6s are 60, 13 7s are 91 and 12 8s are 96। ये तो आपके पास कंप्लीट हो गए वैल्यूज़। अब आपने करना क्या है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ का सम करना है, इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल। जी जनाब 1976, जब आपने इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल किया 1976 से लेके 68 से 76 तक, तो ये हमारे पास y है, y का टोटल आ गया 70, यहाँ पे इसका टोटल क्या आ गया 70। यहाँ से इसका जब आप सम अप करते हैं तो ये आ जाएगा 36। फिर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर का सम करते हैं तो आपके पास आ जाता है 36 के बाद 204, और लास्ट में 204 के बाद
एक्स वाई का सम करते हैं तो वो आपके पास 350 आ गया। ये आपके पास टोटल आ गई। अब आपने करना क्या है, स्ट्रेट लाइन, या जब ये सवाल पूछा जाए कि लीस्ट स्क्वायर मेथड, बस इतना लिख दिया जाए, लीस्ट स्क्वायर मेथड या स्ट्रेट लाइन भी पूछ ली जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में पूछा हुआ, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन। लीस्ट स्क्वायर कह दे तब भी ठीक है, और साथ फिट द स्ट्रेट लाइन कह दे, तो दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तो मेथड ये है कि b का फार्मूला वो जो हमने याद किया था 14 चैप्टर में, b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर समीशन n, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 14 का आपको फार्मूला ये रिपीट करता हूँ, याद करें। यहाँ ऊपर n था और समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई और डिवाइडिंग बाय फिर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। देखिए n आप काउंट करके बता सकते हैं कि आपके पास n 9 वैल्यूज़ हैं। समीशन एक्स वाई आपके पास मौजूद है 350, समीशन एक्स और समीशन वाई भी मौजूद है 70 एंड 35। इसी तरह n तो 9 है, समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास है 204 और समीशन एक्स का स्क्वायर जो है वो आपके पास मौजूद है 204 और समीशन एक्स आपके पास 36 है। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है जब वो कहता है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपने क्या करना है, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनेंगी? नॉर्मल इक्वेशंस सबसे पहले समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को जब समीशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीशन y आ जाता है इज इक्वल टू n के साथ, जब a कांस्टेंट है और जब कांस्टेंट के साथ जब समीशन को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ तो वो n बन जाता है n a, फिर इसी तरीके से प्लस b और समीशन x लिख देंगे। ये हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई समीशन के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है या y, इज इक्वल टू के बाद जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इज इक्वल टू से पहले जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पर डिसाइड करें x इंडिपेंडेंट है या y। अंडरस्टूड है, सब बच्चों को समझ लग गई होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है। अब आपने दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनानी है तो समीशन के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे समीशन x के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन एक्स वाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? समीशन x के साथ, तो हम लिखेंगे a समीशन x और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और समीशन के साथ भी तो एक x वहाँ मौजूद है, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया और समीशन साथ अप्लाई करते हुए b समीशन x स्क्वायर। ये है जी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन। पहली नॉर्मल इक्वेशन हमने बनाई समीशन से मल्टीप्लाई करके और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनी समीशन x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करते हैं। समीशन y हमारे पास कितना है? समीशन y वो हमारे पास 70 है इज इक्वल टू n, यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, n इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। तो हम यहां पर n की जगह पर हम 9 लिखते हैं, 9 साथ a लिख देते हैं। फिर यहां पे समीशन x की वैल्यूज, x का सम हमारे पास 36 है प्लस 36
और साथ हमने b लिख लिया। इसी तरीके से दूसरी नॉर्मल इक्वेशन में समीशन एक्स वाई, हमारे पास समीशन एक्स वाई है 350, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब 350 इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे क्या, a के साथ है समीशन x, तो समीशन x हमारे पास कितना है 36 a, फिर प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे समीशन x स्क्वायर, समीशन x स्क्वायर 204, तो हम यहाँ लिखते हैं 204 b। ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस जिनमें हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम करते क्या हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें। अगर यहाँ 36 है तो यहाँ पे 36 कैसे आएगा, अब 36 कैसे आएगा वो हम तलाश करेंगे कैलकुलेटर से। बहुत से बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये देखना है कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू पर डिवाइड करें, यानी 36 और डिवाइडिंग बाय 9, आंसर आ गया 4। तो अब आपने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका 2 रख लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं। अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 4 इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो सब बच्चों को मालूम है 70 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो हमारे पास आ जाएगा 280 इज इक्वल टू 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36a, और फिर ये a है, ये ऐसा लगता है ये भी 9 है, इसको हम कोशिश करते हैं कि ये a की शेप बने। और फिर हमने क्या करना है 36 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 144b। 144b के बाद हम इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 350 इज इक्वल टू 36a प्लस 204b। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब बच्चों को पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, 36a से कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है 280 से माइनस करेंगे 350, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आया -70 इज इक्वल टू, आपने 144 से माइनस करना है 144 माइनस 204, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा -60 और साथ b, माइनस माइनस से कैंसिल, b की वैल्यू 70/60, देन b इज इक्वल टू, अब आपने 70 को क्या करना है जी 60 पे डिवाइड करना है, 1.167 आ गया। अब ये b की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में। हम क्या कहते हैं, हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है, ये लिखते हैं जी 70 इज इक्वल टू 9a, आगे क्या है प्लस 36 और b की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1.167। अब इसको मल्टीप्लाई करें जी किसके साथ 36 के साथ, तो क्या आता है सब बच्चों को मालूम है, मल्टीप्लाई बाय 36। इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया 36 के साथ तो आंसर आ गया 42 बस 42 कर लेते हैं। 42 को माइनस करेंगे किससे 70 से और 9 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस करते हैं जी 70 से और डिवाइड किस पे करना है हमने 9 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.11। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू जब आए तो आपने अपनी जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन उसमें पुट कर दें जी। अगर हम स्ट्रेट लाइन में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3.11 प्लस 1.167x, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे आप, स्ट्रेट लाइन को आपने यूज़ करते हुए ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करनी है
यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन 3.11 प्लस 1.167 और x की पहली वैल्यू 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ट्रेंड वैल्यूज़ जब 0 पुट करेंगे x की, ये 0, तो आपके पास आंसर आएगा 3.11। जब 1 पुट कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.28। अब 2 पुट करें यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें तो आपके पास आंसर आ गया जनाब 5.45, 6.62, 7.79, 8.96, इसी तरह 10.13 और 11.3 और 12.47। ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई। और लास्ट जो पॉइंट इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1978। 1978 की वैल्यू एस्टिमेट करें। अब 1978 की वैल्यू एस्टिमेट कैसे करेंगे? हम देखते हैं 76 तक तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब 76 के बाद 77 है, फिर 78, यानी 2 साल आगे की बात पूछ रहा है। एस्टिमेट करें, अंदाज़ा लगाएं कि 1978 में हमारे पास जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू 1978 पर क्या है। 1978 यानी 1976 पर x की वैल्यू है 8, 77 पर क्या होगी 9, और इसके बाद 77 के बाद 78 पर x की वैल्यू क्या होगी, शाबाश। इफ 1978, so the value of x is equal to 10। अब 1978 पर x की वैल्यू 10 है। अब वो जो 10 है वो आप अपनी इक्वेशन में पुट करें और y की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर लें 1978 पर क्या होगी। मैं यहाँ से इसे रेज करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखेंगे। अब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 3.11 प्लस 1.167 इंटू 10। यहाँ पर क्या होगा 3.11 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 11.67, ऐसा ही है। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या जवाब आएगा, 7 + 1 8, 6 + 1। अच्छा, ये सारे ही आपको पॉइंट ना नज़र आए इसलिए इसे रेज कर देता हूँ। 6 + 1 7, 11, 12, 13 और 14, तो ये हमारे पास 14.78 आंसर आएगा। और अगर आप यही सवाल को अपने क्वेश्चन के आंसर में देखें तो उसने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 3.11 प्लस 1.167x इक्वेशन आ गई, जिसे ट्रेंड वैल्यू कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसने पूछा हुआ है लीनियर ट्रेंड। तो ये लीनियर ट्रेंड आपके पास ये आ गया, ट्रेंड वैल्यूज़ ये आ गई, और साथ में एक वैल्यू पूछी थी कि 1978 पर आप एस्टिमेट करके बताएं कि आपकी क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू आपके पास 14.78 है। ये था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जिसमें हमने एक नया मेथड सीखा है। बिल्कुल यही मेथड आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट, और फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बी और सी, इन तीनों पार्ट्स में यही सारे सवाल हमने कंप्लीट करने हैं। अगर आपने आज के लेक्चर को गौर से पढ़ा है तो ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करता है फोरकास्टिंग का मतलब ये है कि आज हमारे ख़ानदान में अगर 5 लोग हैं और 5 लोगों के अखराजात ये चल रहे हैं, तो अगर आपने पिछले 5 साल या 6 साल डाटा इकट्ठा करके उनमें यही ट्रेंड, लीनियर ट्रेंड मालूम करें एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि आगे आने वाले
4 साल बाद या 5 साल बाद अखराजात क्या होंगे। ये तो एक ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। यही टॉपिक आपको पूरे मुल्क में अप्लाई करने पर भी मजबूर करता है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो यही एस्टिमेशन, जो एस्टिमेट, यहाँ पे आपने देखा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द 1978, डाटा हमारे पास 76 तक मौजूद है, अभी हम 76 में गुजर रहे हैं, लेकिन हम ना इस डाटा की बेस पर हम 78 में मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास 14.78 जो है ये वैल्यू होनी चाहिए। अब ये 14.78 कहाँ से पता चली? हमने देखा 1968 में 3 है, फिर 69 में 4 वैल्यू बढ़ गई, फिर 6 हो गई, फिर जिस तरतीब से ये बढ़ रही है, और इस तरतीब से हम अगर 1980 की मालूम करना चाहें तो हम इस लीनियर ट्रेंड से 1980 की वैल्यू, 1990 की वैल्यू भी आज से 20 से यानी 76 से आगे आप 20 साल आगे भी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए होंगी या कितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर इस पर हम अप्लाई करें तो हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इसी पॉइंट पर, इसी क्वेश्चन के आखिर पे। आगे आने वाले तमाम क्वेश्चन इसी तरह हैं, आप कोशिश करें ख़ुद करने की। उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अपने रब से ये दुआ मांगते रहें कि आखिरी लम्हे जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।